नमस्कार बच्चों, मैं हूं डॉक्टर बी.डी. सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कुल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज का यह क्लास बीकॉम ऑनर्स सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है आज का प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट P&EDI। आज का टॉपिक है भारत के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका की समीक्षा कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है बहुत ही क्लियर कट है। हमसे पूछा जा रहा है एग्जाम में कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है यहाँ के अर्थव्यवस्था के विकास में। चलिए आंसर की हम शुरुआत करें। हम जानते हैं कि भारत 1947 के पहले गुलाम था। यहाँ अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी शासन भारत के प्रोग्रेस के लिए, भारत के विकास के लिए ज़्यादा नहीं सोचती थी या ज़्यादा काम नहीं करती थी, या इसका विपरीत कहा जाए तो अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश सरकार अपने देश के प्रोग्रेस, अपने देश के विकास के बारे में सोचती थी। भारत को तो वह मात्र एक बाजार समझती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से रॉ मटेरियल, कच्चा माल अपने देश ले जाती थी, वो भी बिल्कुल सस्ते दामों पर, और वहाँ से माल तैयार करके यानी फिनिश्ड मटेरियल भारत के बाजारों में लाकर महंगे दामों पर बेचती थी। यानी भारत एक तरह से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बाजार था, यानी वे अपना व्यापार करते थे। यही कारण है कि आज़ादी के पहले तक यानी 1947 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों का लगभग नहीं विकास हुआ था। कहा जाए तो सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्रों के नाम पर रेल, डाक एवं तार विभाग, संचार, प्रसारण, पोर्ट ट्रस्ट, रिजर्व बैंक, ऑर्डिनेंस और एयरक्राफ्ट आदि फैक्ट्रियां ही भारत में लगी हुई थी। हाँ, हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी फैक्ट्रियों का जन्म हुआ या बहुत सारी फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, जिनमें मुख्य रूप से बंगलोर में HMT फैक्ट्री, इसी तरह हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड, सिंदरी फर्टिलाइजर जो आज हालांकि बुरी स्थिति में है, चितरंजन लोकोमोटिव, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई में इस्पात या स्टील के कारखाने, ऑयल इंडिया, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन या रांची में है, धुरवा हटिया में है जो आप जानते होंगे। इस तरह से तिल शोधक कुछ कारखाने आदि कारखानों का सार्वजनिक क्षेत्र में आज़ादी के बाद में जन्म हुआ। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास करें कि हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते किसको हैं। मुख्य रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र पाए जाते हैं। एक को हम निजी क्षेत्र कहते हैं, जिस पर निजी व्यक्तियों या निजी पूंजीपतियों का अधिकार होता है, और दूसरा पब्लिक सेक्टर या इसको हम पब्लिक इंटरप्राइजेज भी कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, जिस पर सरकार का आधिपत्य होता है या सरकार का अधिकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग है जिसके अंतर्गत देश में स्थापित उद्योगों एवं व्यवसायों का स्वामित्व एवं प्रबंध
ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट सरकार के हाथ में होता है। यह सरकार केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है और स्थानीय सरकार भी हो सकती है। हम यह भी जानते हैं कि जो निजी क्षेत्र होते हैं वे अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। पब्लिक से या पब्लिक के कल्याण से, सोशल वेलफेयर से उनका कोई लेना देना नहीं होता। अतः निजी क्षेत्र अपने कल्याण पर ध्यान दे रहे थे। तब सरकार के मन में यह विचार आया कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें अपनी देखरेख में उद्योग धंधों की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार को यह भी एहसास हुआ, प्रतीत हुआ कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में कल कारखाने होंगे वे जनता के कल्याण के लिए होंगे। अतः यही सोचकर जनता के हित में सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्योग चलाए जाते हैं उनको हम सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक इंटरप्राइजेज भी कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल डिफेंस, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए किया जाता है। आप जानते होंगे कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अतः सुरक्षा क्षेत्र में जो भी चीजें या औजार या मशीनें बनाई जाती है वह सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा ही बनाई जाती है। निजी क्षेत्रों को लगभग नहीं के बराबर इसका अधिकार दिया जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों में अपना वर्चस्व रखने के लिए या अपना कंट्रोल, नियंत्रण रखने के लिए सरकार इन्हें अपने देखरेख में संचालित करती है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो स्थापित किए जाते हैं उनको हम सार्वजनिक उपक्रम या पब्लिक इंटरप्राइज तो कहते ही हैं। इनकी व्यवस्था जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती है। एक को हम कहते हैं विभागीय प्रबंध, डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट के अंतर्गत कह सकते हैं कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, पेरम्बटूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और साथ ही साथ डिफेंस, सुरक्षा के जो संगठन हैं वे आते हैं विभागीय प्रबंध के अंतर्गत। दूसरा है संयुक्त पूंजी कंपनी प्रबंध, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में फिलहाल इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनियों की देखरेख, कंपनियों का मैनेजमेंट या कंपनियों का रजिस्ट्रेशन या कंपनियों की व्यवस्था की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए यह जरूरी है कि उस कंपनी में या उस कंपनी के ऊपर सरकार का कम से कम 51% अधिकार हो या 51% हिस्सा हो। तो संयुक्त पूंजी कंपनी के प्रबंध के अंतर्गत मुख्य रूप से हम कह सकते हैं भारत में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड आदि आते हैं। और तीसरा है लोक निगम यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन के अंतर्गत भारत में डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन या दामोदर घाटी निगम, इसी तरह से जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन आदि आते हैं। ते है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम। एक बार फिर दोहरा दें कि सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक इकाइयां उन इकाइयों को कहते हैं जो सरकार की देखरेख में चलाया जाता है। इन इकाइयों पर सरकार का मैनेजमेंट होता है, सरकार की देखरेख होती है, सरकार की व्यवस्था होती है, सरकार द्वारा इनका सुपरविजन किया जाता है। कम से कम इसमें सरकार का 51% शेयर होता है, हिस्सा होता है। और साथ ही साथ सरकार उन्हीं
चीजों या वस्तुओं का उत्पादन करती है जो देश के सुरक्षा के लिए आवश्यक हो या देश के लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक हो, क्योंकि लोगों के कल्याण की बात किसी भी देश की सरकार ही सोच सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि निजी क्षेत्र में जो उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं वे अपने फायदे की बात करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं वे सोशल वेलफेयर के लिए चलाए जाते हैं। इन उद्योगों को अपने मुनाफा, अपने प्रॉफिट से कोई खास लेना देना नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या रोल रहा है किनका, सार्वजनिक क्षेत्र का। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका रही। इसको हम पॉइंट वाइज देखते चले। नंबर 1, व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक ऑनरशिप इन प्लेस ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप। व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर क्या, सार्वजनिक स्वामित्व, अर्थात निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो इकाइयां, जो उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं उन इकाइयों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। वे अपने प्रॉफिट, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्योग धंधे, जो इकाइयां लगाई जाती है उनको अपने फायदे, अपने मुनाफे से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि यह लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाए जाते हैं। यानी इनका मकसद होता है सोशल वेलफेयर। इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ एक तरह से जनता के लिए होता है। नंबर 2, आधारभूत एवं प्रमुख उद्योगों तथा सुरक्षा संबंधी उद्योगों की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज। यहां पर अगर गौर किया जाए तो देख रहे हैं आधारभूत उद्योग, यानी जिन उद्योगों की स्थापना करना कुछ दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यक हो, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक चीजें होती है उनका उत्पादन किया जाता है, उनको पैदा किया जाता है, ताकि इन उद्योगों के माध्यम से इनके आधार पर बड़े उद्योगों में उत्पादन किया जा सके। साथ ही साथ यह सुरक्षा संबंधी, जैसे किसी भी देश की जो सेना होती है, सेना की जरूरतों को जो पूरा करने के लिए जरूरी चीजें होती है, चाहे वो मशीन हो या और भी कोई चीजें हो, उसका उत्पादन सरकार की देखरेख में किया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधारभूत उद्योगों के लिए और साथ ही साथ सुरक्षा संबंधी उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका आवश्यक है, क्योंकि इनको निजी क्षेत्रों के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करना। प्रोविजन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें निजी क्षेत्र के उद्योग या निजी पूंजीपति इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, यानी कि वह क्षेत्र जो सिर्फ और सिर्फ समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए होते हैं, इनमें मुनाफा कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत कम होता है। ऐसे क्षेत्रों में जो निजी पूंजीपति होते हैं या प्राइवेट जो ऑनरशिप होता है वह इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो ऐसे क्षेत्र जो जनोपयोगी होते हैं, खास करके डाक एवं तार विभाग, टेलीफोन, बिजली आदि जो सेवाएं होती है, वे सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं। अतः इन सेवाओं का राजकीय उपक्रमों द्वारा ही संचालन किया जाता है, ताकि लोगों को या समाज के लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचाया जा सके। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व एक तरह से बढ़ जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, पूंजीवाद की बुराइयों को रोकना। रिडक्शन ऑफ द इविल्स ऑफ कैपिटलिज्म।
हम जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कैपिटलिज्म में, पूंजीपति अपने फायदे के लिए काम करते हैं, चाहे उन वस्तुओं के उत्पादन से, उन वस्तुओं की बिक्री से समाज के लोगों को लॉस ही क्यों न होता हो या उनका नैतिक रूप से पतन ही क्यों न होता हो। अतः समाजवाद में अपने आप में बहुत सारी बुराइयां आ जाती है। इसके अंतर्गत पूंजीवाद में बहुत सारी बुराइयां आ जाती है। इसके अंतर्गत हमने देखा है कि श्रमिकों का शोषण किया जाता है, ग्राहकों का शोषण किया जाता है, 8 घंटे के बदले 10 घंटे 15 घंटे श्रमिकों से काम लिया जाता है। तो इन बुराइयों को, यानी कि फिर क्लियर कर दें यहाँ कि पूंजीवाद की बुराइयों को दूर करने के लिए, पूंजीवाद की बुराइयों को रोकने के लिए समाजवादी व्यवस्था का जन्म होता है। चूंकि हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि समाजवादी व्यवस्था के द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा समाज कल्याण के लिए काम किया जाता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं या श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव न हो या उन्हें वस्तुओं का उचित मूल्य ही चुकाना पड़े, जबकि हम जानते हैं कि निजी क्षेत्र हर प्रकार से इनका शोषण करते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम देश के प्राकृतिक साधनों को, प्राकृतिक संपदा को निजी हाथों में छोड़ दें तो वे इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए इस ढंग से करेंगे कि उनकी बर्बादी या समाप्ति कुछ ही वर्षों में हो जाएगी और सही ढंग से उसका इस्तेमाल भी ये नहीं कर पाएंगे। अतः प्राकृतिक साधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए या निजी क्षेत्रों के हाथों में इनको जाने से रोकने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। अतः प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उन साधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण, ऑनरशिप एंड कंट्रोल सरकार का हो, यानी कि सार्वजनिक इकाइयों का हो। नेक्स्ट, विनियोग को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट टू इन्वेस्टमेंट। देश के कुछ आधारभूत एवं प्रमुख उद्योगों में बहुत अधिक विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। सच कहा जाए तो निजी क्षेत्र ऐसे इकाइयों में धन विनियोग नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावे जो जोखिम भरे उद्योग धंधे होते हैं, रिस्क जिसमें ज्यादा होता है, ऐसे उद्योगों में निजी पूंजीपतियों द्वारा धन नहीं लगाया जाता है या इन इकाइयों में, इन उद्योगों में ये धन लगाने से कतराते हैं। अतः ऐसी स्थिति में विनियोग को, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्रों का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय एवं जन कल्याण में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पब्लिक वेलफेयर। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उन उद्योगों में भी उत्पादन किया जा सकता है जिनमें निजी क्षेत्र इंटरेस्ट नहीं लेते या निजी क्षेत्र जिन उद्योगों की ओर जाना नहीं चाहते। इसमें उत्पादन, राष्ट्रीय आय एवं जन कल्याण, सोशल वेलफेयर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, एकाधिकार पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन मोनोपोली। हम जानते हैं कि एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के उत्पादन और बिक्री पर, प्रोडक्शन एंड सेल पर किसी एक ही व्यक्ति, किसी एक ही संस्था या किसी एक ही कंपनी का नियंत्रण होता है।
ऐसी स्थिति में जरा विचार करके आप देखिए कि अगर किसी वस्तु का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या संस्था या कंपनी को यह पता चल जाए कि बाजार में दूर दूर तक मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, कोई प्रतियोगी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह कंपनी या वह संस्था वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देती है और फिर लोगों का शोषण करना शुरू कर देती है। इस कारण भी हम कह सकते हैं कि उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में लगाए जाते हैं ताकि इनका मोनोपोली रोका जा सके। इनका मोनोपोली पूंजीपतियों का या निजी व्यक्तियों का मोनोपोली रोका जा सके, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधों की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, मूल्य का स्थायित्व एवं रोजगार में वृद्धि, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेज एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। हम जानते हैं कि जब वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र में किया जाता है तो उन वस्तुओं का प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है, यानी घटते बढ़ते रहता है, जिसका लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये जरूरी है कि मूल्यों में बहुत अधिक परिवर्तन न हो, बहुत अधिक उतार चढ़ाव न हो, नहीं तो लोगों को अपना फैमिली बजट बनाने में ही परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं का उत्पादन सरकार की देखरेख में करके मूल्यों में अस्थायित्व लाने का प्रयास किया जाता है। अतः इस नाते भी हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका या सार्वजनिक क्षेत्र का रोल इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अकुशल औद्योगिक इकाइयों को हटाना, इलिमिनेशन ऑफ इनएफिशिएंट इंडस्ट्रियल यूनिट। कभी कभी हमारे देश में विभिन्न उद्योगों में कुछ अकुशल इकाइयां भी कार्य करने लगती है, जो कि देश के विकास में आवश्यक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से इन अकुशल इकाइयों का प्रबंध एवं नियंत्रण किया जाता है, ताकि अगर वहां घाटे भी हो तो उसकी भरपाई सरकार करके लोगों के कल्याण के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर सके। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक है। नेक्स्ट, धन का पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हम लोग अब तक बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर किसी देश को निजी पूंजीपतियों के हाथों छोड़ दिया जाए तो आप कुछ ही वर्षों में देखेंगे कि उस देश का जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसका अधिकांश हिस्सा कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा। इससे धन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण हो जाता है। अतः कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन निजी व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा न करके सार्वजनिक रूप से सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, श्रमिकों की हितों की सुरक्षा। सार्वजनिक उपक्रम स्थापित करने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि ऐसे समाज की स्थापना की जाए जहां श्रमिकों का, लेबर का शोषण न हो, क्योंकि सरकार श्रमिकों को सर्वोपरि मानती है। सरकार का ऐसा मानना होता है कि हमारे लिए श्रमिक ही सब कुछ करते हैं, अतः उनको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, जन सेवा की भावना। हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि निजी क्षेत्र के उद्योगों को जन सेवा से, सोशल वेलफेयर से, लोगों के कल्याण से कोई लेना देना
नहीं होता है। उनका तो मकसद होता है मोर एंड मोर प्रॉफिट। इसके विपरीत सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग धंधे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उस देश में रहने वाले लोगों का कल्याण हो सके, जनता की भलाई हो सके, यानी कि लाभ के स्थान पर यहाँ सेवा को ही प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट, जाति भेद की समस्या का निवारण। निजी क्षेत्र में यह भी एक बुराई देखते हैं हम कि जब श्रमिकों की बहाली होती है तो वहां पर किसी न किसी रूप में जाति भेद की समस्या बनी रहती है, या बहुत बार हम क्षेत्रवाद या भाषा की समस्या भी देखते हैं। इसके विपरीत जब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं तो एक तरह से वहां जाति भेद का निवारण हो जाता है। इसका रिजल्ट या परिणाम यह होता है कि एक फर्म या एक कंपनी में जितने लोग भी काम करते हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी भाषा के बोलने वाले क्यों न हो, उनके बीच में एक सौहार्दपूर्ण या सहयोग की भावना जागृत होती है, जो किसी देश के प्रोग्रेस के लिए, भलाई के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, नगरीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। देश के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रम स्थापित होने से उस क्षेत्र का प्रोग्रेस, विकास अवश्य होता है। खास करके यूं कहा जाए कि देश के जिन क्षेत्रों में अभी तक विकास नहीं हुआ या उद्योग धंधे की स्थापना नहीं हुई है, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा उन क्षेत्रों में नए नए उद्योग धंधे स्थापित करके उस क्षेत्र के लोगों का प्रोग्रेस किया जा सकता है। उद्योग धंधे लगने पर अपने आप सड़कों का निर्माण होने लगता है, लोगों को तो रोजगार मिलता ही है, साथ ही साथ यातायात की सुविधाएं भी सही ढंग से काम करने लगती है। यही नहीं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी सही ढंग से काम होने लगता है। इस कारण नए नए क्षेत्रों का भी शहरीकरण या नगरीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम भारत जैसे विकासशील देश के लिए आवश्यक है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि देश का प्रोग्रेस हो, देश का विकास हो, तो हमें सार्वजनिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना होगा। किसी भी देश का आर्थिक विकास नियोजित ढंग से, प्लानिंग वे में तभी किया जा सकता है जब उस उद्योग से समाज को या समाज के लोगों को अधिक फायदा हो। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।